पहले डील करना है। 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छूटने चाहिए। तो देखिए पेपर तो आपका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं 8 मार्क्स वाले में ज्यादा टाइम देते हैं, जिसकी वजह से आपका 38 मार्क्स वाला क्वेश्चन अफेक्ट होता है। तो मैं हमेशा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपके 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे, और साथ के साथ क्लॉक की तरफ देखेंगे। 22 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। और 8 मार्क्स वाली जो क्वेश्चन है उसमें आप 3 to 4 मिनट्स, और इसमें आपको जितना याद, उसके बाद आगे निकल जाना है। नहीं याद आ रहा उसको वहीं छोड़िए, आगे निकलिए, क्या पता आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तो आप वापस आके कर लेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। तो हम सीधे इसमें ना 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे 38 मार्क्स वाले हैं। हाँ, ये रहे 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। हमें इसकी मार्किंग नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो भी हम लोग मैक्सिमम इंश्योर करते हैं कि 6 से ज्यादा यहाँ पे नंबर नहीं दिए जाए। ये जब 68 मेंस की वैल्यूएटेड कॉपीज आएंगी तब पता चलेगा। तो ये मेरी कॉपी है, आप देख सकते हैं। मेरे को इसका क्वेश्चन नहीं पता, बट जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वही चीज लिखी गई है। I2 U2 से लेके क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे इसका जो भी एम है, ऑब्जेक्टिव, जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो कवर किया गया है। और इसके मतलब उन्होंने सीधे I2 U2 से रिलेटेड पूछा था। इश्यूज बताए गए हैं, सिग्निफिकेंस, एंड देन इसमें मुझे 7 दिया था इसमें। तो आप ये देखेंगे नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आप सीधे हिस्टोरिकल रिलेशंस, मॉडर्न टाइम्स में क्या रिलेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइज, डिफेंस टाइज, इकोनॉमिक टाइज, एंड एफर्ट्स टू काउंटर टेररिज्म। ऐसे आप देखिए, अगर आप ऐसा फ्लो चार्ट फॉलो करेंगे ना, इससे आपका टाइम बचेगा। और अगर आप पूरा का पूरा कंटेंट लिखेंगे तो उससे टाइम जाएगा। तो ये इतना सा आंसर आप देख सकते हैं, कितना छोटा आंसर है ये। इतना छोटा सा आंसर, इन्होंने तो यहाँ पे मुझे फुल मार्क्स दिए। लेकिन ये है कि ऐसा बहुत हार्डली होगा कि आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, 6 या 6.5 ऐसा ही मिल सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कंटेंट आप जितना ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट कर पाए, और अगर आप ये पूरा का पूरा लिखेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा आपको स्पीड मेंटेन करने में। ये स्टैट्स वाला पार्ट है। चलिए अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, GS2 की कॉपी। इसमें भी मैंने क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करा है। ये रही, ये देखिए जल जीवन हरियाली पे क्वेश्चन है। तो इसके बारे में बताया, सिग्निफिकेंस, क्योंकि सीधे उन्होंने पूछा था जल जीवन हरियाली मिशन क्या है। तो ये सीधे इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका बिहार में सिग्निफिकेंस, देन और जो भी चीजें इससे रिलेटेड पता है वो बताई गई हैं, यहां तक कवर किया गया है। उसके बाद स्टेटस ऑफ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन बिहार। तो इसमें पहले मैंने जो भी रिसेंट न्यूज था कि रिवर लिंकिंग से लेकर, उसको पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डाला। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि अगर किसी क्वेश्चन का आपको रिसेंट करंट न्यूज पता है, उसको अगर आप लिख रहे हैं तो वो बेस्ट पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन में वो डाला। देन स्टेटस पूछा है तो आप उसका नीड बताएंगे और उसका फिर स्टेटस बताएंगे। नीड आप ऐसे शॉर्ट में बता सकते हैं, बस इतने ही पार्ट में, और उसके बाद आप स्टेटस बताएंगे। आपका पूरा फोकस उसी पे होना चाहिए। देन ये क्वेश्चन था कास्ट सेंसस इन बिहार। तो मतलब ये है कि देखिए कितना छोटा कंटेंट लिखा है। देन अर्बन फ्लडिंग, ये शायद 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो इसमें भी मैंने शॉर्ट में देखिए एग्जांपल्स का यूज करा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन, ऐसे हेडिंग देके आप शॉर्ट में यहाँ पे चीजें लिख सकते हैं। चलिए मैं कुछ इवेलुएटेड कॉपीज दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना कंटेंट नहीं है खुद के टेस्ट, मतलब अपने ही पेपर्स या अपनी कॉपीज दिखाने के लिए। 67 का ज्यादा है मेरे पास।
अब ये एक स्टूडेंट की कॉपी है, चंपारण सत्याग्रह पे आपको लिखना है। अब आपको 8 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह में आपको काफी चीजें पता है, तो आप उसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए ना। चंपारण सत्याग्रह के बारे में उसमें आप ये सिग्निफिकेंस डाल सकते हैं, जो मेन लीडर है उनके बारे में बता सकते हैं। इसमें हर एक चीज, जब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हर एक चीज तो आप इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखिए, आपको चंपारण सत्याग्रह का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद, इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट, या फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनका नाम राजकुमार शुक्ला जी, महात्मा गांधी जी के बारे में बताते हुए, और इसका जो रिजल्ट था और जो आउटकम था वो बताते हुए आप इसे एंड कर सकते हैं। इसके बाद है ये मधुबनी पेंटिंग। ये काफी अच्छा आंसर है, लेकिन इसमें इनको कुछ पेंटर्स के बारे में बताना था। देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने डायग्राम को इंक्लूड करा है, इंट्रोडक्शन है, ये ठीक है, पेंटिंग्स की टाइप्स बताई हैं और फीचर्स भी बताए हैं। फीचर्स आपको ज्यादा रखने हैं पेंटिंग के, जैसे पटना कलम पेंटिंग है या मधुबनी पेंटिंग है, फीचर्स आपको ज्यादा रखने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हुए मेंशन सम ऑफ द प्रोमिनेंट पेंटर्स। अगर आप पेंटर्स का नाम लिखेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। देन ये है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसमें देखिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हमको पता है 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे और 3 रीजन में थे। तो बस इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को मैप के साथ 3 लोकेशन में दिखा सकते हैं। एक इंडिया का मैप बना के, कहाँ पे आपका मतलब ये जो भी आप इंडिया का मैप बनाएंगे, यहाँ पे रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम एंड दिस परमानेंट सेटलमेंट, ऐसे आप इंडिया का मैप शो कर सकते हैं और इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दे सकते हैं। पॉइंट्स में लिखिए। ये देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने नहीं बताया है कि कितना एरिया कवर करा था। उसके बाद ये इनका काफी अच्छा था। नाउ इनका जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का कंट्रीब्यूशन, मतलब ये है कि आपको 8 मार्क्स में जितना से ज्यादा आप अच्छा लिख बता पाए तो वो आपके लिए सही रहेगा। कंट्रीब्यूशन में आप डिवाइड कर सकते हैं इनका, जो भी सोशल रिलीजियस कंट्रीब्यूशन या फिर नेशनल मूवमेंट में जो कंट्रीब्यूशन था, लिटरेचर की तरफ जो कंट्रीब्यूशन था, ऐसे आप चीजें बता सकते हैं। चलिए मैं एक और, ये देखिए ये डेक्कन टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में है। इन्होंने इस आर्किटेक्चर के जो प्रोमिनेंट स्टाइल्स है उसके बारे में बताया ही नहीं। वेसरा एंड दिस राष्ट्रकूटा एंड विरूपाक्षा, तो इसके बारे में बताया नहीं। इन्होंने ये स्टेजेस बता दिए हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्होंने ये टेम्पल आर्किटेक्चर का, आप अगर कोई भी चीज आपसे पूछी गई है तो कोशिश करिए उसके फीचर्स बताएं, उसके डिफरेंट स्टाइल्स बताएं। तो यहाँ पे स्टेजेस है कि कैसे रॉक कट से कॉम्प्लेक्स टेम्पल्स की तरफ गया, तो वो इसलिए इनको यहाँ पे बहुत कम नंबर मिले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, रादर देन एक्सप्लेनिंग द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, कि कैसे एक रॉकेट टेम्पल से इवॉल्व करके वो कॉम्प्लेक्स टेम्पल की तरफ गया, उससे बेटर है कि आप इन आर्किटेक्चर के फीचर्स के बारे में बताइए, तो आपको नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डायरेक्टली हिट करने का तरीका यही है कि जो पूछा गया है उसके बारे में लिखिए, उस चीज के बारे में आपको मेन चीजें क्या पता है वो लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, हर एक चीज बताइए, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। चलिए एक और कॉपी दिखाती हूँ, काफी अच्छा इनका आंसर लिखा था, बस इन्होंने पेपर पूरा कंप्लीट नहीं करा था। अभी ये राजस्थान गवर्नमेंट ने एक फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च करी थी अर्बन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो उससे बेसिस पे क्वेश्चन था, कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद अगर आप यहाँ फीचर्स देखें तो कितने अच्छे से कवर किया हुआ है। अब इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस भी बताया है इन्होंने, तो इसलिए इनको अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। तो ये है कि आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप ये जो आंसर्स हैं मैक्सिमम 4 मिनट, इससे ज्यादा मत जाइए, 3 to 4 मिनट्स में आप इसे कवर करें। और अगर आप फ्लो चार्ट यूज करेंगे, ऐसे मतलब ज्यादा कंटेंट नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में सारी चीजें प्रेजेंट करेंगे, तो आप ज्यादा कंटेंट लिख पाएंगे 8 मार्क्स के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ओके, यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें बेनिफिट्स पूछा गया था क्वेश्चन में, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैंने यहाँ पे इवेल्युएट करा है तो मुझे इसका आंसर यहाँ से पता चल रहा है। एज द क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्किंग द बेनिफिट्स, तो उसमें हमें सफिशिएंट पॉइंट्स डालने हैं, जो पूछा गया है वो चीजें आप लिखिए, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बेनिफिट्स में सिर्फ इतना ही पॉइंट बताया, तो इसलिए इनके नंबर यहाँ पे कटे हैं, और बाकी चैलेंजेस तो पूछा ही नहीं।
मैंने आपको बोला है कि पहले जो पूछा गया है उसकी डिमांड को फुलफिल करिए, उसके बाद आप बाकी चीजें लिखिए। अगर आप उतना कंटेंट डाल देते हैं तो। अब बताइए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है साफ साफ बेनिफिट्स, तो इतना आंसर लिखने से हो जाएगा? जब बेनिफिट पूछा है तो कम से कम आपको उस पे 100 वर्ड्स, 80 to 100 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। तो इतना आपको कंटेंट डालना है इसमें। उसके बाद अगर आपका मन करे तो चैलेंजेस, या फिर चैलेंजेस की जगह आप सीधे डायरेक्टली लिख सकते हैं नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर से पता चल जाता है कि हमें अभी क्या करने की जरूरत है, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, तो हमें ये सब चीजें करने की जरूरत है। इसके बाद हम देखें, ओके, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन इनसे डिफरेंट चीजों पे पूछा गया था कि हाउ राइजिंग इकोनॉमिक दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड इट्स इफेक्ट्स हैव लेड टू द नीड ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। कि हमें जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है बढ़ती जा रही है, और इस इनइक्वालिटी की वजह से जो इम्पैक्ट है, ऐसे इम्पैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत है, तो हमें इसको आंसर करना था। तो इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ को एक्सप्लेन करा है। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आवर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये नहीं पूछा है, हमें ये स्टेज को बताना है कि कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत पड़ी है और हमें इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। तो आप आंसर्स जो क्वेश्चंस है उसको अच्छे से पढ़ के एड्रेस करिए। तो इसीलिए इनको कम नंबर मिले हैं, क्योंकि चैलेंजेस वगैरह ये सब चीजें नहीं पूछी गई थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी and its impacts have led to the need of this inclusive growth, or this inclusive growth is needed because there's economic inequality in our country। तो उसको थोड़ा सा हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता सकते थे कि हाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं जस्टिफाई करने के लिए। उसके बाद ये बता सकते हैं कि इसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत है, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए, अब आपको तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कैसे डील करना है। एक चीज बस आपको यहाँ पे बता देती हूँ, क्वेश्चन को फिर से मैंने बता दिया, एक बार और बता देती हूँ। देखिए, जब आप मेंस का पेपर देते हैं, स्टार्ट विथ 38 मार्क्स क्वेश्चंस। और अगर आप डीआई में ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो आप डीआई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वरना डीआई के लिए आप 40 to 45 मिनट्स एलोकेट कर दें। सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पूरे पेपर को टाइमली मैनर में करना, टाइम के अकॉर्डिंग करना, और जो क्लॉक वहां आपके क्लासरूम में लगी होगी सारे, उस पर ध्यान देते रहना। जो भी आपके 38 या 36 मार्क्स से क्वेश्चन है, कोशिश करिए 20 से 22 मिनट में कवर हो जाए, और 8 मार्क्स वाले को कोशिश करिए कि 4 मिनट्स में कवर हो जाए। इतना करने के बाद आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा, क्योंकि आपको करने हैं सेक्शन ए में 3, सेक्शन बी में 3, और फिर सेक्शन सी में 2, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। तो जब आप सेक्शन 3 में आप इक्वली टाइम दे रहे हैं, सेक्शन बी में भी इक्वल टाइम दे रहे हैं, तो सेक्शन 3 में तो आपके पास टाइम बचेगा ना। यहाँ पे जो टाइम बचेगा उसको आप बाद में कंप्लीट करने के लिए, रिवीजन के लिए, या और पॉइंट्स ऐड करने के लिए कर सकते हैं। तो आज का सेशन फिर इतना ही रखते हैं। मतलब यहाँ पे जो है मैंने पॉइंट्स आपको जो भी गाइडेंस देना था बता दिया है। अब आप अपने तरफ से अगर कोई के डाउट्स हैं तो वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। सर, अब तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ना?